तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी का जो यूपीएससी सीएसई 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है बहुत अच्छा गया है। इसमें आपका जो जीएस पेपर 2 यानी सी सेट का पेपर था, आई होप आप सभी का अच्छा गया होगा, आप लोग क्वालिफाई कर रहे होंगे। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि क्या जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या जो मैंने आंसर निकाले हैं कि वो सही है या फिर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम यहाँ पे रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आपके सी सेट 2025 में आए हुए थे उन्हें डिस्कस करने वाले हैं और एक स्टेप वाइज सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाली हूं मैं आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपका आंसर है वो सही है, जिसे आपने सॉल्व किया है वो सही है। राइट, तो आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि यस, अगर ये आपने सही किया है तो आपके मार्क्स बन रहे हैं, नहीं किया है तो आपको एक आइडिया यहाँ पे लग जाएगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने यहाँ पे आ रहे हैं सी सेट के अंदर। ठीक है, सो आई होप आप यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं तो हम प्रिपरेशन मतलब अपने प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करते हैं। तो यहाँ पे वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगा जो 2026 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास 13 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर मैं बताऊं तो आपके रीजनिंग के यहाँ पे टोटल 13 क्वेश्चंस आए थे। आपका नंबर सीरीज वाला पार्ट हम रीजनिंग के अंदर नहीं काउंट कर रहे हैं, वो आपका मैथ्स के अंदर काउंट होगा। बाकी यहाँ पे 13 क्वेश्चंस। अगर हम लेवल की बात करें, सबसे पहले रीजनिंग के लेवल की बात करें तो रीजनिंग में आपके पास यहाँ पे मतलब जो मिक्स टाइप का था, जैसे 8 से मैं अगर तो प्रॉपर 13 क्वेश्चंस का लगाऊं, सो 8 to 9 क्वेश्चंस तो कंप्लीटली डुएबल और इजी आप कह सकते हो। ठीक है, मतलब डुएबल थे, इजियर थे बाकी क्वेश्चंस से। एंड आपके बाकी जैसे जो ये आपके बाकी क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन आपके थोड़ा लॉजिकल टाइप थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए भी थे, फंसाने के लिए भी थे। तो इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जिनको आपको छोड़ना ही बेहतर रहता। राइट, तो ये थोड़ा आपके लॉजिकल और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे से आपको देखने को मिले थे। थोड़ा मिक्सचर था, बट यस, आपके जो ये 8 to 9 क्वेश्चन थे इनके आंसर आपके आराम से आ सकते थे जिस इंसान ने वो चैप्टर पढ़ा होगा। राइट, तो जिसने वो चैप्टर पढ़ा होगा, जिसने वहां से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, तो उनके लिए वो क्वेश्चंस को समझना और उनको सॉल्व करना ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं आएगी। तो देखते हैं कि एक 8 to 9 क्वेश्चंस कौन से हैं और 4 to 5 ये वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि एग्जाम में देखो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इजियर भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा, मॉडरेट भी होगा। तो आपको सिलेक्ट करना होता है जब हमें क्वालिफाई करना होता है कोई भी पेपर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का। तो ये किसका है, कौन से चैप्टर का है? ये है कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ये हर साल आपका देखने को मिलता है। अब एक एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपके आ ही रहे हैं। यहाँ पे आपका ये सीक्वेंस गिवन हो रखा है AB.CC. तो ये ब्लैंक आपको फिल करना है इन्हीं ऑप्शन से। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ लेटर्स इसके अंदर काउंट करो विद द ब्लैंक, इंक्लूडिंग ब्लैंक्स। तो ये आपके 1, 6, 9, 12, 15 एंड पूरे 18 आपके लेटर्स मिल रहे हैं। अब 18 लेटर हैं तो 18 लेटर को या तो 3-3 के पेयर में बांट दो, या तो बाद में उसके बाद 6-6 के पेयर में बांट देना, और उसके आगे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब आपने इसको 3-3 के पेयर में बांटा तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा आपका। राइट, अब यहाँ पे ये वाला देखो, ये CCC पूरा फिल हो चुका है और ये मैच अपने ऑल्टरनेट से कर रहा है। यहाँ पे ये आपका ये ऑल्टरनेट 2 पेयर बन गए, ये ऑल्टरनेट सेट बन गया। यहाँ पे C और C लास्ट में है, यहाँ पे C और C है और यहाँ पे 3 बार C है। तो क्या मैं इसको सेम बना दूं? तो अगर मैंने यहाँ पे C लिखा तो एक भी ऑप्शन देख लो कि अगर C है ना आपके पास, किसी न किसी ऑप्शन में लास्ट में C है ना, तो ठीक है, अभी चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को सेम बनाने के लिए सब में C भर दिया, तो ये आपका एक सेट आ गया CCC का। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल B है, यहाँ पे भी लास्ट में B है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे बीच में एक B है, यहाँ पे डैश है और यहाँ पे बीच में एक B है। तो अगर ये आपका सेम होंगे तो हम देख सकते हैं A B और A और B, A B B। तो यहाँ पे 3 में आपने, तीसरे में आपने B को यहाँ पे रख दिया।
तो मेरे पास इस पूरे सीक्वेंस में मतलब एक जो पैटर्न है वो आपका चलता जा रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ए बी बी और सी 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 ऑल्टरनेटली आपके रिपीट कर रहे हैं। तो ब्लैंक में क्या क्या फिल किया आपने? ब्लैंक में आपने फिल किया है बी सी बी ए सी। तो आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन फिल हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमारा सी आंसर यहाँ पे क्यों है। वेरी वेरी इजी है। तो आपके पिछले साल भी जब भी आया था तो काफी आसान क्वेश्चन यहाँ से आया था। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक सीक्वेंस टाइप आया था। तो स्टार्टिंग में देखने को भाई जरूर लगेगा कि ये डिफिकल्ट है, नहीं पकड़ में आ रहा था। मतलब अगर जो ये सीरीज चल रही है थोड़ा लॉजिकल टाइप की चल रही है और हमें यहाँ पे से जो लॉजिक था वो पकड़ में नहीं आ रहा था एकदम से। ठीक है, अब ये मंथ्स की बात हो रही है तो मंथ के अंदर मैं यहाँ पे पूरा देखूं तो ये कैसे हो रहा है। देखो, अगर आप यहां से, ठीक है, यहां से पीछे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे आपका, या फिर ऐसे बोल लीजिए, यहां से मैं यहां देखूं, जनवरी से जनवरी की तरफ देखूं तो कोई चेंज नहीं आया है। अगर जनवरी से दिसंबर, तो यहाँ पे पता क्या हुआ, ये मंथ्स आपके 1 to 12 खत्म नहीं हो रहे। जैसे जनवरी से शुरू होता है दिसंबर पे खत्म होता है, तो ये आपका जनवरी से लेकर दिसंबर और वापस से जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं आपको सिखाती थी कि अल्फाबेटिकल सीरीज ए से लेकर जेड तक चलता है, फिर वापस ए से शुरू होता है। तो ये कॉन्टिन्यूस चलता है, ए से लेकर जेड और फिर ए से स्टार्ट होता है। जेड के बाद तुरंत क्या आता है? ए। जेड के इसके बाद यहाँ पे क्या आता है? बी। तो ऐसे ही यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक खत्म हुआ और फिर से जनवरी से स्टार्ट हुआ, फरवरी आया, फिर लास्ट में जनवरी, ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ पे यही चीज इन्होंने रखी है। अब देखो, आपके पास जनवरी से दिसंबर की ओर, मतलब एक पीछे गए हो आप, एक मंथ पीछे, जनवरी टू करेक्ट दिसंबर आ गए। गैप तो एक भी मंथ का नहीं है, बट आप एक मंथ पीछे चले गए, -1। यहां से जनवरी के जनवरी में ही आप रहे, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया, 0 चेंज। क्लियर? नेक्स्ट आप जनवरी से लेकर अक्टूबर में चले गए, सॉरी दिसंबर से लेकर अक्टूबर में चले गए, तो कितने का चेंज है? -2। देखो, दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर, तो 1 और 2 चेंज आ गए आपके पास। माइनस पीछे की तरफ हम दूसरे मंथ में आए, मतलब पहला और दूसरा मंथ। यहां से यहां गए होंगे तो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता, ऐसे नहीं करते इसको। फिर यहाँ पे देखो, फिर से मार्च से, अभी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो पीछे की तरफ चलो, ये रहा आपके पास मार्च। ठीक है, अब हम यहां पे देखेंगे कि मार्च आया, मार्च के पहले पीछे की तरफ जा रहे हैं तो फेब आ गया, जनवरी आ गया, फिर दिसंबर आ गया, फिर यहाँ पे नवंबर आ गया और अक्टूबर लिखा हुआ है। तो कितना है ये? 1, 2, 3, 4 और 5। कितने माइनस पीछे कितने जा रहे हैं? 5 महीने पीछे, यहाँ पे -5 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे पता नहीं है और यहाँ पे भी पता नहीं है। तो नंबर सीरीज सॉल्व करते हो आप लोग? नंबर सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे अगर गैप होगा तो क्या मैं इसको फिल कर सकती हूँ? वेरी इजीली। 0, 1 और 2 एक सीक्वेंस है नंबर्स का, 0, 1 और 2। हो सकता है कि यहाँ पे 3 माइनस हुआ हो, और क्योंकि यहाँ से भी यहाँ कुछ माइनस हुआ होगा, तो यहाँ पे अगर -3 और यहाँ पे अगर -4 हुआ है, तो यहाँ से -5 से अगर कैरी ऑन कर पा रहा है ये। तो ऐसा करो, अक्टूबर से एक्स चेक कर लो और एक्स से मार्च एक बार चेक कर लो, कंफर्म हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। अब आपने अक्टूबर से पीछे की ओर जाना है। कहां से? अक्टूबर से पीछे की ओर आपको यहाँ पे जाना है। तो ये रहा अक्टूबर। अक्टूबर के पीछे की तरफ कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। तो अक्टूबर तो हो ही गया। पीछे जाएंगे सितंबर, अगस्त और जुलाई। थर्ड वन कौन है? जुलाई। तो यहाँ पे कौन आ रहा है? जुलाई आ रहा है। तो मेरे पास 1, 2, 3 महीने पीछे की साइड यहाँ पे कौन आएगा? जुलाई आएगा। क्या आएगा? जुलाई। तो एक्स की जगह पे आपका क्या आ रहा है? जुलाई आ रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे आगे चल के देखो, अब जुलाई से आपने मार्च की तरफ देखना है कि -4 कंफर्म है कि नहीं है। अगर -4 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये गलत हमने लिखा होगा। ठीक है, गलत फाइंड आउट किया होगा। तो जुलाई से पीछे की ओर चलेंगे, तो यहाँ पे हो गया जून, यहाँ पे हो गया मई, यहाँ पे हो गया अप्रैल और यहाँ पे हो गया मार्च। तो 1, 2, 3, 4 महीने और -4 ही हमने यहाँ पे से किया है। राइट? देखो, अक्टूबर से एक्स की तरफ -3, एक्स से मार्च की तरफ -4, तो ये हमारा यहाँ पे कंफर्म आ रहा है। अब हम वाई को ढूंढते हैं। इसका मतलब जो हमने फाइंड आउट किया था लॉजिक, ये आपका करेक्ट लॉजिक है। ठीक है, चलिए अब यहां से मैं आगे बढ़ूं।
आपके पास अक्टूबर से मुझे यहाँ पे -6 चाहिए होगा और यहाँ पे -7 हो रहा होगा, तो अक्टूबर से अगेन हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, और यहाँ पे देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6th मंथ मेरा अप्रैल पे आ रहा है। तो आंसर में यहाँ पे y की जगह यहाँ पे क्या आएगा, अप्रैल। अब आप चाहो तो अप्रैल से लेकर सितंबर की तरफ वापस पीछे जाके इसको कंफर्म कर सकते हो। तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा जुलाई एंड अप्रैल रिस्पेक्टिवली x और y की जगह पर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये सीरीज कैसे वर्क करी थी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नाउ दिस वन, ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे इस चैनल के ऊपर जब मैं नई वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी प्रैक्टिस सेशन, तो मैं आपको वहाँ पे इनइक्वालिटी का चैप्टर भी समझाऊंगी। इनइक्वालिटी का चैप्टर यहाँ पे अब आने लग गया है आपके एग्जाम में, बीच में नहीं देखा जाता था, पिछले साल भी आया था, बट पिछले साल काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इस साल थोड़ा बहुत मॉडरेट है, थोड़ा अलग तरीके से पूछने की कोशिश की गई है। यहाँ पे अगर आप देखो, कहा गया है एक स्टेटमेंट देकर कि B इज ऑलवेज ग्रेटर देन E। ऑलवेज ग्रेटर का मतलब है डेफिनेटली ग्रेटर ही है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, या तो ये स्टेटमेंट या तो ये स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये रिजल्ट उन्होंने बताया है और इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये रिजल्ट उन्होंने बताया। तो एक एक करके चले हम। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि बी और ई के बारे में, तो आप पहले पूरे स्टेटमेंट में बी और ई को देखो कहां पर है, राइट। अब मैं यहाँ पे बी और ई के बीच का रिलेशन देखूं तो ये इस तरीके से मेरे पास बन रहा है, ये वाला। तो जब भी मेरे पास दो ऑपोजिट सिंबल्स आ गए, जब भी मेरे पास दो ऑपोजिट सिंबल्स आ गए, ये देखो ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, राइट। जैसे ग्रेटर होता है तो ग्रेटर की एक फैमिली है ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल और इक्वल, तो ये तीनों एक फैमिली के हैं। बट स्मॉलर, स्मॉलर, इक्वल और इक्वल ये तीनों अलग फैमिली के हैं। अब ये दो ऑपोजिट सिंबल्स हुए, जैसे ग्रेटर स्मॉलर का ऑपोजिट हो गया, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके भी ऑपोजिट है, राइट। अगर यहाँ पे ये कहूं तो ये भी ऑपोजिट है। तो ये ऑपोजिट ऑपोजिट फैमिली जब भी सामने आते हैं तो मतलब एक ही स्टेटमेंट में आ गए या दोनों के बीच में आ गए, तो बी और ई के बीच में हम कोई भी रिलेशन यहां से स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, कंफर्म नहीं कर पा रहे। तो यहां पे हम एक कंक्लूजन दे पाते हैं कि देयर इज नो कंफर्म रिलेशन बिटवीन बी एंड ई। अब जिसके बारे में हमें कंफर्म रिलेशन नहीं दिया गया है स्टेटमेंट के अंदर, तो मैं यहाँ पे कैसे बोल सकती हूँ कि बी हमेशा ही बड़ा होगा। तो जब मुझे किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हो सकता है, क्योंकि पॉसिबल यहाँ से क्या बन सकती है, तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। बी आपका ई से ग्रेटर भी हो सकता है, बी आपका ई से स्मॉलर भी हो सकता है और बी इक्वल भी हो सकता है। तो जब मेरे पास ये थ्री पॉसिबिलिटीज बन रही है तो इनमें से भी एक कैसे मैं चूज करूं, मुझे थोड़ी पता कि कौन सा चूज करना है। तो यहाँ पे से आपके पास ये वाला प्रॉपर गलत हो गया कि बी ऑलवेज ई से बड़ा है, वो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। करेक्ट का मतलब होता है 100% करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देख लीजिए, एस और वी के बीच में कहा है कि S इज ऑलवेज लेस देन V। ये रहा V और ये रहा आपके पास S। अब S और V के बीच में जब आप देखोगे तो आपको जब S V से लेकर U आपका ग्रेटर है इक्वल T से, T इक्वल है S के, तो यहाँ पे आपका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो आ रहा है V ग्रेटर इक्वल S, और यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आ रहा है S स्मॉलर इक्वल V। इसके अंदर आपकी दो पॉसिबिलिटी रिलेशन बन के आ रहे हैं। क्या क्या कि एक बार हो सकता है कि S स्मॉलर भी है और साथ के साथ S इक्वल भी है। तो क्या हम यहाँ पे ऑलवेज लगा सकते हैं? ऑलवेज क्या कंफर्म जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि S ईदर स्मॉलर V और इक्वल V चल रहा है। S ईदर स्मॉलर V और इक्वल V चल रहा है। तो इट मींस मेरे पास दो पॉसिबल आंसर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? टू पॉसिबल रिलेशंस बन रहे हैं मेरे पास। तो अब आपके पास क्या हुआ, कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाएगा S और B के बीच में, तो हम ऑलवेज के लिए कंफर्म नहीं हो पाएंगे। S इज ऑलवेज लेस, तो हमारे पास दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, नीदर वन नॉर टू। ओके,
तो चलिए ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं इसको आपको ढंग से प्रॉपर चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे अच्छे से चैप्टर को समझेंगे, ताकि आप इस टाइप के कभी अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आए तो आप अच्छे से आराम से क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान था, आई होप आप सबने यहाँ पे किया होगा। और मुझे पता है कि जो भी इस चैनल से आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे, ये वाला तो क्वेश्चन आप लोगों ने किया ही होगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस के अंदर देयर आर 7 प्लेसेस। थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ना, बिग, थोड़ा लंबा पैराग्राफ सा था। स्टार्टिंग में देखने में हो सकता है कि हमें थोड़ा कंफ्यूजन से हो जाए, पर हम पूरा पढ़ेंगे कि 7 पॉइंट्स हैं कनेक्टेड बाय, ये रोड है, इसके अंदर ये रोड गिवन हो रखी है। अब ये डायरेक्शंस गिवन हो रखे हैं, तो इनको हम बनाना शुरू करते हैं अपने डायग्राम को यहाँ पे से। तो कहा गया है कि A इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ B। A जो है 6 किलोमीटर साउथ है B के, ऐसा कुछ। A इज 10 किलोमीटर वेस्ट है C के। D इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, अभी है नहीं। C इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D। C जो है वो 6 किलोमीटर नॉर्थ है D के। और D इज 5 ईस्ट ऑफ E, तो 5 ईस्ट का मतलब बिल्कुल यहां कहीं मिड पे है E। ओके, चल। F इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B। F इज 9 किलोमीटर, तो यहां पे F आ गया, 9 का डिस्टेंस इनके बीच में हो गया। F इज 12 किलोमीटर, तो ये 6 यहां से लेकर 6 है और ये भी 6 है, तो ये पूरा 6 + 6 हुआ 12। इसका मतलब F जो है वो 12 किलोमीटर नॉर्थ है G के। तो यहाँ पे आप G को कहां पर बनाओगे, यहाँ पर F बिल्कुल जो नॉर्थ में है G के, यहाँ पे कहीं आपका G पॉइंट आएगा विद 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। तो यहाँ पे जो G है वो करेक्ट आपको E के साथ के लाइन में बनाना है। ध्यान रखना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, पर बिल्कुल E के साथ वाली लाइन पे आपको बनाना है। अब कहा गया है, ये पूरा डायग्राम बन चुका है। अब कहा गया है कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम D to F, जो पर्सन है वो D से F की तरफ आगे बढ़ रहा है यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पे D से लेकर F तक आपको जाना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कहा उसने, क्योंकि यहाँ पे रोड्स हैं। आप रोड पे देखो ध्यान से कि रोड आपको कनेक्ट कर रही है इन प्लेसेस को। अब अगर मेरे पास जैसे मान लो कोई, मुझे जाना है D शहर से B शहर की तरफ, D शहर से B शहर की तरफ अगर रोड ही नहीं होगी तो मैं ट्रेवल नहीं कर पाऊंगी। तो जो उन्होंने रोड का नेम दे रखा है, इसका मतलब आप उन्हीं रोड को ट्रेवल करोगे, ठीक है। और साथ में पूछा भी गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। ये डिस्टेंस कवर्ड है D से लेकर F की तरफ। तो याद रखेगा D से F की तरफ डायरेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि कोई शॉर्टेस्ट रूट की बात नहीं कही है। साथ में यहाँ पे आपको कनेक्टिंग रोड दी गई है कि वहां पे ये रोड बनी हुई है, इसका मतलब ट्रेवल होगा तो रोड के जरिए होगा। तो यहाँ पे D से C की तरफ जाएगा वो। देखो CD रोड है मेरे पास, ठीक है। देखो ये रोड है मेरे पास AB CD DE BF EG और FG, मेरे पास रोड है ये, ठीक है। तो D से लेकर जाएगा तो D से C रोड की तरफ चलेगा, C से A भी रोड की तरफ चलेगा, फिर A से B रोड की तरफ चलेगा। देखो ये सारे रोड है ना यहाँ पे, ठीक है। और B से F भी आपका यहाँ पे इस रोड की तरफ चलेगा। तो अब पहुंच गया वो F तक। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो पहले 6 कवर किया आपने, फिर यहाँ पे ये वाला 10 कवर किया, फिर अगेन 6 कवर किया और फिर लास्ट में 9 कवर किया। तो 19 यहाँ पे 6, ये 12 हो गया, 22 31। कितना आंसर आ रहा है 31 किलोमीटर। 31 किलोमीटर आपका आ गया। अब किसी इन स्टूडेंट्स का हो सकता है कि यहाँ पे मन में ये क्वेश्चन है, मैम जरूरी है मैं यहीं से जाऊं? मैं तो यहाँ से भी जा सकता था, क्योंकि E और G भी तो रोड है। E और G भी रोड है भाई, E से लेकर G भी तो कनेक्ट हो रखा है, तो आप चले जाओ, कोई दिक्कत, मना थोड़ी किया किसी ने। आप ऐसा करो, D से E की तरफ चले जाओ, DE रोड है, E से लेकर G भी रोड है यहाँ पे, है कि नहीं, है तो रोड है। तो आप यहाँ पे से ट्रेवल करोगे तो आपका 5 ये हो गया, या फिर 10 पूरा यहाँ तक कवर हो गया, 9 ये हो गया। तो D से लेकर G तक तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 10 प्लस, दिख रहा है ये विजिबल है, 10 + 9 तो 19 तो यही हो गया। और 12 यहां से लेकर
जी से लेकर एफ की तरफ भी जा सकता है, जी से लेकर एफ की तरफ भी यहाँ पे जा सकता है। तो आप जब देखोगे अगेन ये 19 + 12 हो रहा है, अगेन ये यहां से लेकर यहां तक भी ये 19 + 12 हो रहा है, तो मेरे पास आंसर 31 ही आएगा। इवन इफ यू स्टार्ट विद डी टू ई, अगर आप डी से लेकर ई जाओ, फिर जी जाओ, फिर एफ जाओ, डी ई जी और एफ जाओ, तो आपके पास अगेन ऐसा बनेगा। और अगर इस वाले डिस्टेंस में आप पहले डी गए, फिर सी गए, फिर ए गए, फिर बी गए और फिर यहाँ पे एफ गए, तो आपके पास ये डिस्टेंस बनेगा। अब आपको मैं ये दो इसलिए सिखा रही हूँ कि कभी भी यहाँ से कुछ और टाइप का क्वेश्चन बनता है कि भाई मुझे अगर सी पॉइंट मतलब ट्रेवल करना ही करना है, उससे पास होना ही होना है, तो ये वाला ही डिस्टेंस यहाँ पे होगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेम ही आ रहा है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के इस बार आपके 3 क्वेश्चंस आए थे। कितने? 3 क्वेश्चंस आए थे और बहुत सही सही क्वेश्चंस आए थे। ऐसा जरा भी नहीं था कि जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी उसको नहीं बिल्कुल आने वाला। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लिखा गया कि 64 को कहा गया है 343 और 216 को कहा गया है 729। यहाँ पे तो 512 को क्या कहा जाएगा? आपको पता है जब नंबर्स के बारे में आप देखते हो, आप मैथ्स में पढ़ते हो, कैलकुलेशंस देखते हो, तो आपको यहाँ पे ये चीज जरूर दिखती है कि हम क्यूब्स लर्न करते हैं। ये लर्न करते हैं ना हम लोग, क्यूब्स तो लर्न करते ही हैं। तो हमारे दिमाग में अगर ये चीज पहले से होगी तो मैं फटाफट से टिप्स पे समझ जाऊंगी ये 4 का क्यूब है और ये तो 7 का ही क्यूब है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये 7 का क्यूब है। तो हमारा 4 का क्यूब जो है हम बोल सकते हैं ये 7 के क्यूब से रिलेट हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा मुझे अभी नहीं पता, बट ऐसा ही चल रहा है, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। 6 का क्यूब जो है ये आपके 9 के क्यूब से, ये क्योंकि 9 का क्यूब होता है, ये आपका इससे रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे ये है, अगर 8 का क्यूब है तो इसको देखते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन देखो कि 4 7 पे कैसे बदला और 6 9 पे कैसे बदला। तो हमें पता है 6 और 9 के बीच में, हमें पता है 6 से 4 है ना, यहाँ तो 4 से 7 के बीच में, 4 से 7 के बीच में एडिशन 3 का होता है और सिमिलरली 6 से 9 के बीच में भी एडिशन 3 का होता है। तो यह आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो आप जो नंबर देख रहे हो यहाँ पे वो अपने +3 के क्यूब से रिलेट है, +3 के क्यूब से रिलेट है। तो 8 भी अपने +3 के क्यूब से रिलेट करेगा। 8 का +3 होता है 11, क्या होता है 11। तो 11 का क्यूब यहाँ पे आना चाहिए और 11 का क्यूब हम सबको पता है कि 1331 होता है। इतना आसान ये क्वेश्चन था, बट यस अगेन मैं कह रही हूँ आसान तभी होता है आपके लिए जब आपने पढ़ा हो। जिसको पता ही नहीं है, जिसने कोडिंग डिकोडिंग सोचा कि हो ही जाएगा भाई, तो एकदम से वो इसको नहीं रिलेट कर पाएगा, या फिर आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप रिलेट नहीं कर पाओगे। अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है कि आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर किस स्टेटमेंट से निकल रहा है। थोड़ा सा इसको आप लोग बोलते हो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, ऐसा बोलते हो आप लोग, बट ये है डेटा सफिशिएंसी। क्या है? डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। कि यहाँ पे कहा जाता है आप पूरा आंसर मत निकालो, मुझे बस बता दो कि कौन से स्टेटमेंट से आपने आंसर निकाला। क्या सिर्फ पहले से आंसर निकाला, या सिर्फ दूसरे से निकाला, या दोनों को मिलाकर निकाला। ठीक है, और आंसर या फिर आया ही नहीं आपका। ये 4 ऑप्शन यही बात बोल रहे हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन, वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट। मतलब कि अगर मेरा पहले से आंसर आया और दूसरे से नहीं आया तो भी यही ऑप्शन चेक करोगे। अगर 1 से नहीं आया और 2 से आया तो भी ए ऑप्शन चूज करोगे। ये 2 तरीके की बात यहां पे कही गई है। क्लियर है? नेक्स्ट इज द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। ईदर स्टेटमेंट अलोन का मतलब है कि 1 से आया तो आया, साथ में 2 से भी आ गया। मतलब एक को अकेले अकेले, हर एक स्टेटमेंट को पहले आप हमेशा अकेले ही यूज करते हो। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ईदर मतलब है एक से भी आया, साथ के साथ दूसरे से भी आया, अलग अलग यूज करके। ठीक है, यहाँ पे एक से नहीं आया था।
अब यहाँ पे थर्ड है कि कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। बोथ टुगेदर का मतलब है कि 1 और 2 को ऐड करके आंसर आया होगा, बट अकेले अकेले यहाँ पे से आंसर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास डी ऑप्शन में देखो, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। कहा गया है कि द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, मतलब अगर मैं पहले और दूसरे को ऐड भी कर दूं ना तो भी इन दोनों से आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये मेरा बोला गया है, ठीक है। तो हमेशा जब भी मेरे पास दो स्टेटमेंट गिवन होती है, मैं हमेशा सिखाती हूँ आपको कि दो स्टेटमेंट गिवन होती है तो पहले को ट्राई करो फिर दूसरे को ट्राई करो, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको। तो चलो देखते हैं यहाँ पे से क्या होता है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। तो जब भी मुझे क्यू का रिलेशन पूछा गया है तो मुझे क्यू का जेंडर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्यू का रिलेशन तभी पी से पता चलेगा कि वो एक मेल की तरह उससे रिलेट है या फीमेल या आंट अंकल फादर मदर कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपको बताता है तो सिर्फ पहले से ट्राई करेंगे कि P हैज टू सिस्टर R एंड S। यहाँ पे ये Q के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा है। तो आपके पास क्या होगा कि भाई हमारे पास यहाँ पे करेक्टली पता नहीं है कि Q से कैसे रिलेट हो, Q है ही नहीं। तो फर्स्ट तो हमारा अगेन आपका यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। अब आप सेकंड से ट्राई करते हो कि आर्स फादर इज द ब्रदर ऑफ क्यू, कि आर का जो फादर है, देखो आर का फादर ऐसे आएगा, ये आर का फादर है, ये आर्स फादर इज ब्रदर ऑफ क्यू, मतलब ये जो पर्सन है वो क्यू का ब्रदर है। अब यहां पे आर का फादर का तो ऑब्वियसली मतलब है, ब्रदर का मतलब है ये पर्सन मेल पर्सन है, ठीक है। आर और क्यू का रिलेशन है, पी का यहाँ पे नहीं कोई इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे ये सेकंड से भी हम आंसर अकेले अकेले नहीं निकाल पाए। जब हम इसका डेटा अलोन यूज करते हैं तो इसे बोलते हैं स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट। अब यहाँ पे आप देखो ये किस कैटेगरी में लाई करता है, कौन सा ऑप्शन में। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। वन ऑफ द स्टेटमेंट तो है ही नहीं अलोन, तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है आप लोगों के दिमाग से। नेक्स्ट देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर ऑफ द स्टेटमेंट। ईदर मतलब हर एक स्टेटमेंट को अकेले अकेले यूज करके हो रहा है, तो बी तो वैसे ही गलत भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जब हमारे पास दोनों से आंसर नहीं आता तब हम दोनों के डेटा को ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब मैं जब फर्स्ट प्लस सेकेंड का करूंगी कि आर का फादर क्यू वाला तो मेरे पास आ गया कि आर का एक फादर है जो क्यू का ब्रदर है, तो क्यू और आर का रिलेशन है। आर के पी हैज टू सिस्टर आर एंड एस, तो पी की दो सिस्टर हैं, पी की दो सिस्टर मतलब सिबलिंग्स हुए, आर भी सिस्टर है एस भी सिस्टर है, तो क्यू और पी एक ही फैमिली ट्री में तो आ गए। बट यहां से ये नहीं पता कि क्यू एक मेल है और एक फीमेल है, तो क्यू क्या आप उसकी आंट है या फिर उसका अंकल है, हमें नहीं पता। तो दो पॉसिबल आंसर्स यहाँ पे लास्ट में बन गए। तो डेटा सफिशिएंसी में जब भी हम देखेंगे तो एक स्पेसिफिक आंसर रहना चाहिए, वन स्पेसिफिक आंसर नहीं आया है तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, दोनों से भी आंसर नहीं आ पाया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द क्वेश्चन कांट बी आंसर्ड, कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग बोथ, तो आपके पास डी ऑप्शन यहाँ पे से करेक्ट चॉइस होगी एवरीवन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगेन एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, तो P जो है ब्रदर है Q एंड R का, ये आपका फैमिली ट्री बनेगा। यहां से S इज R's मदर, R की मदर है तो सबकी ही मदर हो गई। T इज P's फादर। अब अगर देखो यहां पे इस फैमिली ट्री में P की मदर है S और अगर T फादर हुआ तो T फादर कहां पे होगा, ऑब्वियसली यहां पर होना चाहिए क्योंकि वो एस से मैरिड होगा तभी वो पी का फादर होगा। हाउ मेनी, बस इतना ही बनाना है और पूछा गया है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट का मतलब जिनके लिए आप डेफिनेटली श्योर रहते हो, यहां से डेफिनेटली करेक्ट हो जाता है। एस और टी कपल हैं, बिल्कुल कपल हैं। क्या क्यू टी का सन है, क्यू का जेंडर क्लियर है क्या, नहीं, तो सन और डॉटर कुछ भी हो सकता है, ये नहीं। टी फादर है क्यू का, ये क्लियर है। एस पी की मदर है, एस इज पीज मदर, ये भी करेक्ट है। आर इज टीज डॉटर, ये गलत है क्योंकि आर का जेंडर क्लियर नहीं है। पी इज सन, एस सन, ये करेक्ट है क्योंकि पी का जेंडर सन है। तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे से करेक्ट होंगे, यही इसका आंसर बनेगा। बहुत आसान था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके यहाँ आया हुआ था। तो यहाँ पे कहा गया है इफ नो इज कोडेड एज 210, क्या कहा गया है कि नो जो अगर है 210 में कोड किया जाएगा, ठीक है,
उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे NOT को ऐड कर दिया और कहा कि ये आपका 4200 में कोड किया जाएगा। फिर कहा कि भाई एक और एलिमेंट ऐड किया और लास्ट में कहा कि ये आपका 2100 में ऐड किया जाएगा, 000 सॉरी। अब यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी तो दिख रही है, एलिमेंट में हर लेटर्स में एक बार नया लेटर ऐड हो रहा है और वैल्यू बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली एक तरीके से बड़ी बढ़ रही है। तो जब वैल्यूज बढ़ती जाती है और ज्यादा बड़ी वैल्यू, तो हम एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो आपको जब भी मैंने कहा है कि लेटर्स से नंबर की तरफ कन्वर्ट होता है तो प्लेस वैल्यू का कोई ना कोई रोल है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास नो का N और O का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 14 और 15। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 210 मेरे पास इनका मल्टीप्लीकेशन आता है। तो ये हमारा कंफर्म हो रहा है। इसी चीज को आगे कंफर्म करते रहेंगे, जरूरी नहीं है कि ये सही हो। तो नॉट में भी करेंगे तो T का यहाँ पे होता है 20। तो जब ये 210 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 21 21 2 42 00 आ गया। अब इसमें जब यहाँ पे A ऐड हुआ तो A 5 होगा और इन दोनों को मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 210 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये 00 यहाँ रह गया, तो आ गया। अब उसने S ऐड कर दिया, इसका मतलब मैं S अगर यहाँ पे से रखती हूँ, S यहाँ पे ऐड हो गया तो S का मल्टीप्लीकेशन उसकी प्लेस वैल्यू, तो मतलब 2190 मल्टीप्लाई बाय 19, तो सिंपल 19 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लास्ट में वैसे भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि लास्ट में 9 ही आएगा, 19 1 19 का 9 आएगा। इसमें एक ही ऑप्शन है जिसके एंड में 9 है, मतलब जिसकी एक वैल्यू में 9 है, तो ये ए आपका ऑप्शन होगा। वेरी वेरी इजी, ये इतना आसान था, आप आराम से इसको कर सकते थे अगर किसी ने कोडिंग डिकोडिंग की थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है तो। नेक्स्ट आपके पास है फ्रांस इज कोडेड एज दिस। फ्रांस आपका ये एक ऐसे कोड किया गया है एंड जर्मनी इज कोडेड एज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है फ्रांस में जितने लेटर हैं उतने ही नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 6 5 4 3 2 एंड 1। उसी तरीके से जर्मनी में भी आपको 9 1 5 8 4 3 एंड 7 उतने ही नंबर्स यहाँ भी दिख रहे हैं जितने लेटर्स ऊपर हैं। अब यहाँ पे जब भी इस टाइप का होता है इसे कहते हैं हम डायरेक्ट कोडिंग। क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोडिंग यहाँ पे हो सकती है, हमें अभी नहीं पता, पर डायरेक्ट कोडिंग तब पता चल जाएगी जब किसी भी लेटर का, अगर यहाँ पे कोई लेटर कॉमन है तो उनका कोड अगर सेम नंबर में हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास R है, तो R का अगर यहाँ पे 5 होगा मान लो, तो यहाँ पे भी 5 है क्योंकि R और R कॉमन है और 5 दोनों का कोड हुआ है। अगर यहाँ पे R का कोड ये नहीं होता, मतलब 5 यहाँ नहीं होता और यहाँ पे 5 नहीं होता, तो हम सोचते कुछ और है यहाँ पे, पर R के नीचे यहाँ भी 5 लिखा है और R के नीचे यहाँ भी 5 लिखा है, E के नीचे यहाँ 1 लिखा है, E के नीचे यहाँ 1 लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और N के नीचे देख लो, N के नीचे आपके पास 3 लिखा है, N के नीचे 3 लिखा है, A के नीचे आपका 4 लिखा है, A के नीचे 4 लिखा है, तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो जो जो कॉमन लेटर्स हैं उन्हीं के नीचे उनका कोड भी गिवन हो रखा है, यहाँ भी सेम है, वहां भी सेम है, सेम पोजीशन पे है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग यहाँ पे हो रखी है और हर एक लेटर का जो कोड है वो उसी के नीचे प्रेजेंट है। तो अब मुझे अगर यहाँ पे से यमन का कोड निकालना है, अगर मुझे इसका कोड निकालना है, तो E और E कितना है 1, तो इसका कोड हो जाएगा 1, इसका कोड हो जाएगा 1। N का कोड है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। M का कोड यहाँ से 8 आ जाएगा और Y का कोड भी यहीं से आ जाएगा 7। तो मेरे पास ये आंसर होगा, दैट इज 71813। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे से अ मोबाइल फोन हैज बीन स्टोलन। ठीक है, एक मोबाइल फोन स्टोल किया गया है। देयर आर 3 सस्पेक्ट्स, 3 सस्पेक्ट्स हैं, P, Q एंड R। दे वर क्वेश्चन्ड नोइंग दैट ओनली वन ऑफ देम इज गिल्टी। ठीक है, यहां पे कहा गया कि ओनली वन ऑफ देम इज गिल्टी, देयर रिस्पॉन्सेज आर एज फॉलोज। अब ये थोड़ा जो क्वेश्चन है काफी लॉजिकल टाइप है। इन क्वेश्चन में कई लोग फंसते भी हैं क्योंकि कई बार हर किसी का जो ओपिनियन टाइप होता है वो डिफरेंट होता है, राइट। अब यहाँ पे कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए अलग से। यहाँ पे काफी मिक्स्ड आंसर भी आ सकते हैं आप लोगों के। तो जैसे चलो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
आई सॉरी पी बोलता है आई डिड नॉट स्टील एंड क्यू बोल रहा है क्यू सॉरी पी बोलता है आई डिड नॉट स्टील एंड क्यू स्टोल इट। तो उसने बोला मैंने नहीं चुराया, क्यू ने चुराया। सिर्फ सीधे फिर क्यू ने बोला आर डिड नॉट स्टील, आई डिड नॉट स्टील। ओके, फिर आर ने बोला आई डिड नॉट स्टील, आई डू नॉट नो हु डिड इट। तो यहाँ पे आपका आंसर या तो देखो मोस्ट प्रोबेबली डी आ सकता है, राइट, और हो सकता है पी भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सिचुएशंस है वो पी की तरफ डायरेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर देखो मान लो पी ने चुराया, एज्यूम कर रहे हैं, तो हम बाकी सिचुएशंस को इसमें डालेंगे और देखेंगे कि आपका सही हो रहा है कि नहीं। मान लो पी ने चुराया है, ठीक है, और यहाँ पे क्यू की बात हम पी ने चुराया का मतलब हो गया, जो हम एक कंसीडर करेंगे कि जो फोन चुरा रहा है या जो चोरी कर रहा है वो झूठी बोलेगा ऑब्वियसली, और जिसने नहीं चुराया वो सच बोल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर एज्यूम करें कि पी ने चुराया है तो क्यू का क्या होगा? क्यू कह रहा है आर डिड नॉट, तो क्यू की तरफ से आर है कि नहीं चुराया, तो ये तो सही बैठ रहा है कि चलो एक ने ही फोन चुराया होगा, ये तो है, मतलब उन्होंने 3 सस्पिशियस पर्संस रखे हैं बट एक ने ही फोन चुराया होगा, ओनली वन ऑफ देम इज गिल्टी लिखा हुआ है ना। तो क्यू जो कह रहा है आर के लिए वो ठीक है, और आई डिड नॉट मतलब वो उसने खुद भी नहीं चुराया है, तो ये कंफर्म यहाँ से जा रहा है। ऑल्सो आर ने भी कह दिया आई डिड नॉट स्टील एंड आई डू नॉट नो हु डिड इट, ठीक है। अब यहाँ पे है कि मान लो क्यू ने चुराया है, क्योंकि यहाँ पे पी ने चुराया है तो सारी सिचुएशन फिट बैठ पा रही है। सपोज क्यू ने चुराया है तो क्यू ऑब्वियसली झूठ बोल रहा होगा, क्यू क्या कर रहा होगा? झूठ बोल रहा होगा। तो आपके पास यहाँ पे क्यू ने कहा है कि आर डिड नॉट स्टील। अब क्यू क्योंकि झूठ बोल रहा है, तो अगर उसने कहा आर ने नहीं चुराया, इसका मतलब आर ने ही चुराया है, तो यहाँ पे 2 चोर तो हो नहीं सकते, एक चोर हो सकता है, ठीक है। साथ में पी और आर यहाँ पे सच बोल रहे हैं, तो पी ने बोल दिया कि आई डिड नॉट स्टील, क्यू स्टोल इट, तो ये वाली सिचुएशन तो फिट बैठ रही है। बट ये वाला कि आई डिड नॉट स्टील, आई डू नॉट नो हु डिड इट, तो अगर यहाँ पे आर कह रहा है कि मैंने नहीं चुराया, बट यहाँ से निकल रहा है कि आर ने चुराया होगा, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, बट ये प्रॉपर हम कंफर्म नहीं बोल सकते, वैसे तो इट इज प्रोबेबल। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सिचुएशन को इसी हिसाब से चलूं कि भाई जो उसने चुराया होगा, जो चोर होगा, जो गिल्टी होगा, वो झूठ बोल रहा होगा, इस एजम्पशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से हम स्टार्टिंग ही एजम्पशन के साथ कर रहे हैं, तो हम एक फाइनल आंसर तो मुझे नहीं लगता कि हम निकाल पाएंगे, राइट। अब इस सिचुएशन में 2 चोर आ गए जहां पे क्यू झूठ बोल रहा था। अब यहाँ पे अगर मान लो आर ने किया है तो आर के साथ भी यही सिचुएशन आएगी कि 2 लोग हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे आर जो यहाँ पे कह रहा है कि आई डिड नॉट स्टील, इसका मतलब मान लो आर ने चुराया है और आर गिल्टी है, तो यहाँ पे आर आ गया। क्यों कह रहा है कि आर डिड नॉट स्टील, तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई पॉइंट, क्योंकि आर अगर चुरा रहा है तो आर झूठ है सिर्फ और बाकी दोनों सच हैं। तो यहाँ पे आर डिड नॉट स्टील वाला पॉइंट क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो ये वाली सिचुएशन भी यहाँ पे रॉन्ग आ रही है। अब जो मैंने अज्यूम किया है उसके हिसाब से तो पी आपका गिल्टी प्रूव हो रहा है, राइट। तो पी कैन बी द आंसर, राइट। मैं यहाँ पे यही बोल रही हूँ, पी कैन बी द आंसर, बट यहाँ पे हम एज एजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे डी भी आंसर हो। लेट्स सी। और आपने क्या यहाँ पे आंसर किया है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हम इन दोनों में हो सकता है कोई भी एक आंसर हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म नहीं करूंगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग ही एजम्पशन से कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्यूब एंड क्यूबॉइड का है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। क्यूब एंड क्यूबॉइड में या फिर कोई भी ऐसा चैप्टर है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है किसी चैप्टर के लिए, उसका बेसिक आपको पता है, तो चीजें आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जामिनर आपको घुमा फिरा दे, आप उसका बेस पकड़ के चलते हो, आप उसका समझते हो कि पूछा क्या गया है, लगाना क्या है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला, क्या रूल्स लगाने, कुछ भी, राइट। अब यहाँ पे जो क्यूब है, क्यूब कटिंग हो रही है, सॉलिड क्यूब कटिंग is painted yellow and all its faces. The cube is then cut into 60 smaller but equal pieces. अब यहाँ पे ये लाइन ने कर दिया परेशान सबको कि 60 smaller pieces हैं। अब यहाँ पे जब भी हम देखते हैं, जब कटिंग होती है तो हमेशा एक परफेक्ट क्यूब में कटिंग होती है। जैसे 64 कटिंग देखी होगी, 64 वाली, है ना। और आपने देखा होगा कि 27 टोटल क्यूब्स में कट हुआ है। तो एक तरीके से हम वो समझते थे कि भाई यहाँ पे n की क्यूब में यहाँ पे कटिंग हो रही है इस टाइप से, या फिर ऐसे कटिंग हो रही है, ठीक है।
या फिर ऐसे कटिंग हो रही है। तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो नॉर्मल जो हमारे ऐसे होते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया कि आपका जो क्यूब कटिंग हुई है वो 60 पीसेस में कटिंग हुई है। तो क्या वो अलग अलग पीसेस हुए हैं? 60 मतलब कुछ अनइक्वल होंगे? नहीं। अब उसने ये भी बता दिया कि सब के सब पीसेस क्या हैं? इक्वल हैं। अब यहाँ पे पीसेस कहा गया है, स्मॉलर क्यूब्स भी नहीं कहा है, स्मॉल पीसेस कहा गया है, इक्वल पीसेस। तो जो 60 पीसेस हैं वो आपके इक्वल हैं और 60 हैं, दैट इज फाइनल। अब यहां पे कहा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ कट से, ताकि हमारे जो कट लग रहे हैं, मान लो जब मैं काटूंगी, जैसे ईट है आपके पास है ना, उसको कट करेंगे तो कट लगेंगे उस पे, तो मिनिमम नंबर ऑफ कट से ये 60 पीसेस मेरे कट जाएं। और यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? दो स्टेटमेंट दी है कि मिनिमम नंबर ऑफ कट इज 9 एंड द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6। अब मुझे दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है, ये डेटा सफिशिएंसी नहीं है, यहाँ हम इनको बता रहे हैं कि कौन सी इसमें से ट्रू है, हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं, हम इनको चेक कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आपका क्या आता है? देखो, जब हम क्यूब कटिंग करते हैं तो हमारे पास एक चीज, जैसे मान लो 64 में कट होता है ना, तो यहाँ पे मेरे पास आता है N364। तो आपको पता चल जाता है कि ये भाई ये तो 4 का क्यूब है और यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ गई। और मैं आगे चल के फॉर्मूला फटाफट से रख देते हैं हम लोग, जो भी हमने सीखते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ आना चाहिए। अब मान लो जैसे ये 4 के क्यूब में, मतलब n की वैल्यू 4 का क्या मतलब है? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि जैसे मेरा ये क्यूब है, ठीक है, ठीक है, जैसे मेरा ये क्यूब है। अब यहां पे इस क्यूब में कटिंग हो रही है। 4 का मतलब है हर एक डायमेंशन में 4-4 क्यूब आपको मिलेंगे। जैसे 4 मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहे हैं कैटेगरी, यहाँ पे भी मैं 4 लगा दूंगी, तो 1 2 3 4 मुझे यहाँ पे भी 4 क्यूब्स निकल के आएंगे। इस वाले डायरेक्शन में भी मेरे पास 4 होके निकल के आएंगे। ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4, राइट, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सिस हो गया, ये आपका एक एक्सिस हो गया और ये एक एक्सिस हो गया। 3 डायमेंशनल डायग्राम है ना ये, तो तीनों डायमेंशन में आपको 4 क्यूब एक जगह से निकल के आ रहे हैं। तो यही हमारा इसका मीनिंग होता है कि जब मैंने कट लगाए तो मैंने उसमें 4 का खाने बनाए मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी कटिंग हुई है थोड़ा सा अलग टाइप से हुई है, मैं डायग्राम से भी बाद में समझाऊंगी। यहाँ पे आपकी जो कटिंग हुई है वो N4 करके तो नहीं आने वाला। अब यहाँ पे जब 60 हुआ है तो आप थोड़े से उसको समझो कि ये 4 मल्टीप्लाई 4 ही है, और तब जाके यहाँ पे 64 पीसेस कटे थे, तभी हम इसको नॉर्मली वॉल्यूम बोल देते हैं, नॉर्मली N क्यूब बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जब 60 आ रहा है तो ये 60 जो है ऑब्वियसली एक परफेक्ट क्यूब तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली किसी को 3 बार मल्टीप्लाई करके तो नहीं आएगा ये। तो यहाँ पे जो ये 3 बार मल्टीप्लाई करके ये क्या है पता है आपको? एक एक्स एक्सिस में है, एक जेड एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, तो 3 डायमेंशन में यहाँ पे ये नंबर्स हैं। तो यही आपका जो ये पार्ट है, ये a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 60, और ये वैल्यू मुझे कंसिडर करनी है, निकालनी है। तो ये आपका आएगा, राइट, क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि तभी यहाँ पे से ये सारी वैल्यूज अलग होंगी। और अगर 60 अलग पीसेस में काटा गया है एक क्यूब को, परफेक्ट क्यूब को, तो ऑब्वियसली उनका यहाँ पे ये कुछ जो कटिंग हो रही है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, ये आपकी डिफरेंट उसमें हो रही होगी, डिफरेंट क्यूब्स में कट हो रहा होगा, या फिर डिफरेंट कट आप यहाँ पे लगा रहे होंगे। अब आपको पता है यहाँ पे जब हम कट करते हैं, जब आपने देखा मैंने जब क्यूब कट किया था, अभी ऐसे किया था, ऐसे देखा आप लोगों ने, तो जहां पे मैंने कहा था आपको 4 मिल रहे हैं, 4 क्यूब मिल रहे हैं, ऐसे करके मैंने कहा था 1 2 3 4 या 1 2 3 4 आपको मिल रहे हैं। अब इसमें मैंने कितने कट किए बताओ? इसमें मैंने, अगर मैं ये एक्स वाई, अभी आपका ये 2 डायमेंशन मैंने बनाया, तो यहाँ पे मैंने दोनों डायमेंशन में कितने कट लगाए? ये जो मैं लाइन खींचूंगी इसको कट बोलेंगे, 1 2 3 कट लगाए। इधर भी मैंने 1 2 3 कट लगाए। 4 के लिए मैंने 3 कट लगाए। अगर मैं यहाँ पे 2 वाला बोलूं, मतलब दोनों साइड मेरे 27 टोटल क्यूब्स हैं और मैं कट करूंगी तो सिर्फ 2 कट लगाऊंगी, इस डायमेंशन में भी और इस डायमेंशन में भी 2 कट। पर मेरे को हर एक डायमेंशन में, हर एक फेस पे आपको 3 3 क्यूब करके मिलेंगे। अब यहां पे क्या हुआ? 3 के लिए मैंने
मैंने 2 कट लगाए, 4 के लिए मैंने 3 कट लगाए। इसका मतलब मैं कट जो है एक कम लगाती हूं। 4 के लिए मैंने 1 कम कट लगाया, 3 राइट। तो ये क्या था, यहां पे 4 माइनस 1 कट लगाया, 4 माइनस 1 कट लगाया, राइट, और 4 माइनस 1 कट लगाया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका पिछले साल भी आया हुआ था कि हम कितने कट मिनिमम लगाते हैं किसी क्यूब में अगर 64 पीसेस हमें काटने हो, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आया था, राइट। अब आपको पता है कि मैं हर बार जो मेरे पास एक जगह पे क्यूब आएंगी, एन की जो वैल्यू होगी उससे एक कम यहाँ पे कट लगता है। 3 के टाइम पे मैंने आपको दिखाया ना, शो किया, 3 में हम 2 कट करते हैं। तो यहां पे 3 प्लस 3 प्लस 3 9 कट लग गए, राइट। तो आपको समझ आया, ये 444 जो वैल्यू है, कट का नंबर जो है इन्हीं से माइनस करके आएगा, राइट। और यहां पे भी समझिए कि अगर ये कट एक डायमेंशन में एक कट की, मतलब ए मेरे पास क्यूब निकल के आए हैं उस फेस से, फिर दूसरे वाले से बी निकल के आए हैं, तीसरे वाले से सी निकल के आए, तो यहां पे आपका जो नंबर ऑफ कट होगा ना, जो नंबर ऑफ कट होगा वो क्या होगा, वो a माइनस 1 प्लस बी माइनस 1 प्लस का साइन c माइनस 1 होगा। क्लियर है। अब यही वैल्यू मुझे निकालनी है और ये मिनिमाइज रखनी है। क्या रखनी है, मिनिमाइज, सबसे मिनिमम कट बोला है ना। अब मैं यहां पे से इसको रब कर रही हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं हटा रही हूं थोड़ा क्लियर दिखने के लिए। अब हम ऐसे करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं यहां से। क्लियर, चलो। इतना मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा बेसिक है, ये बेसिक मैं इसलिए समझा रही हूँ कि इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे थोड़ा बेसिक की जरूरत थी। नेक्स्ट टाइम भी अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप समझ पाओ कि कट्स का जो हमारा बेसिक्स है वो ये है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे ये वाले वैल्यू का जब ABCD निकलेगा भाई, तभी तो ये भी निकलेगा, तभी -1 भी तो निकलेगा। तो इसका मतलब मुझे अब हिट एंड ट्रायल खेलना है। क्या करना है, मुझे हिट एंड ट्रायल खेलना है, क्योंकि मुझे क्या पता यहाँ पे, क्योंकि 60 दे रखा है, बस उसके अलावा उस क्यूब की कोई साइड्स वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी है ना, जो पीसेस कट रहे हैं उनका कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे मुझे हिट एंड ट्रायल खेल के ABC की ऐसी वैल्यू निकालनी है, ABC की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे ये जो वैल्यू है ये वाली वो मिनिमम आएगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गए मेरे पास कि कितने साइड को आपको क्यूब मिलेंगे, और ये वाले हो गए नंबर ऑफ कट्स जो मैं निकालने वाली हूं। ठीक है, नंबर ऑफ कट्स के लिए भी हम एक साइड बना देते हैं, A-1, ठीक है, प्लस B-1 प्लस C-1। क्लियर है, राइट। अब यहां पे मैं इधर से इधर पे भी हम चेक करते रहेंगे। तो लेट्स सी, आराम से मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे हम समझ रहे हैं सारी चीजों को। तो आपके पास देखो, सपोज देखो 60 के फैक्टर्स निकालो। 60 के मतलब जो आपके फैक्टर होते हैं, जैसे 2 3 0, 2 15, 3 5 और 5, तो इन्हीं का कुछ ना कुछ मिक्सचर यहाँ पे आपका आता है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 2 3 5 का यहाँ पे निकाल के मैं कॉम्बिनेशन लेके चलूंगी। ओके, चलो। अब आपके पास है, सपोज मैंने यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा और यहाँ पे 10 रख दिया, हो गया 60। 2 3 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60, है ना। हम तो हिट एंड ट्रायल खेल रहे हैं। 2 में अगर अगेन रखू यहाँ पे, तो ऐसे भी हो सकता है, 5 6 30 प्लस मल्टीप्लाई 2 60, राइट। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूं, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 60 ऑल्सो। हम सिर्फ नंबर्स का, फैक्टर्स का वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि 3 ही तो ABC आएगा और हम नया नंबर तो ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे। और देख लो, सपोज आपने फोर
2 जा नहीं 8 से तो नहीं जाएगा, 4 5 जा 20 तो हो ही गया मेरे पास। 3 5 जा 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जा 15 और 15 4 जा, ये तो यही हो गया ना, यही कॉम्बिनेशन है। ABC की वैल्यू तो सेम ही आ गई, ये तो सेम ही हो गया है ना। ऐसे भी तो हो सकता है कि 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, 6 10 जा 60 हो गया अपने आप ही, ऐसा कुछ, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर भाई कुछ भी तो हो सकता है, मान लो हम सिर्फ हिट एंड ट्रायल खेल रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास, अब इन्हीं में से चेक कर लो कुछ। आपके पास देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ABC किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में एडिशन ही होना है। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि 2 मतलब 2 माइनस 1 है ना, प्लस 3 माइनस 1 प्लस 10 माइनस 1, कितना आ जाएगा ये बताओ मुझे। चलो 1 प्लस 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा ये 12, 12 कट्स लग गए हैं इसका मतलब। चलो इसका ये आ गया, मैं हटा रही हूं। अब यहां पे से मैं डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ, डायरेक्ट माइनस की वैल्यू लिख रही हूँ, आई होप आप समझ पाओ। 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 6 माइनस 1 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 कट्स हो गए। नेक्स्ट देख लो 4 माइनस 1 3 प्लस 4 प्लस 2 कितने कट हो गए 7 प्लस 2 9, इनमें से तो सबसे कम अभी ये आ गया। इस वाले को देख लीजिए। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर्स आपने यहां से ले चुके हो, आप इससे स्मॉलेस्ट नंबर अब क्या लोगे, है ना। फिर हम आगे बढ़ते गए बड़े बड़े नंबर्स की तरफ। नेक्स्ट ही हो गया, और उसके बाद आपके पास 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, प्लस 5 प्लस 9 ये भी आपके पास कितना हो गया 14। ये वाले को ही देख लो 0 प्लस 3 प्लस 14, ये तो आपके पास बहुत ज्यादा हो गया है 17, तो कितना काफी है। अब हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे भी ये चीज पॉसिबल नहीं है, जब आप कट लगाओगे और आपको 60 पीसेस काटने हैं, इक्वल नंबर ऑफ पीसेस, इक्वल पीसेस, तो यहाँ पे आपका ये पॉसिबल वैसे भी नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पे, मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि हिट एंड ट्रायल में अगर हम इसमें से कुछ भी यहाँ पे सपोज करें, तो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट कौन आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट ये वाला पार्ट आ रहा है। तो नंबर 9 कट्स आपके किस कॉम्बिनेशन से लग रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन से लग रहे हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से लग रहे हैं। इट मींस ABC में ये आएगा। अभी हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में उन्होंने कितना काटा, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो आ गई ना। तो ABC में आपके 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, और यहाँ पे कट के कॉम्बिनेशन में ये आ रहा है, और मिनिमम कट आपका 9 बन रहा है। मिनिमम कट 9 बन रहा है, और आपका ये वाला सेटिस्फाई क्या हो रहा है, मतलब जो ये आपने देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे से सेटिस्फाई हो गई कि द मिनिमम नंबर ऑफ कट इज 9, यही तो सेटिस्फाई कर रहे थे हम, ये आपका आ गया। क्लियर है। अब यहां से अगर मैं निकालूं कि भाई मेरे पास जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में यहां पे सॉल्व कर रही हूं, आई होप समझ पाओ आप। ये फर्स्ट वाले के लिए था, ये 9 हो गया। अब आपके पास कहा है कि नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेसेस। मैंने आपको बताया था कि ये क्यूब में तो कट नहीं हुए होंगे, तो आपके जब वो कट हुए होंगे तो यहाँ पे उनका जो फेस हुआ है, जो पेंट हो गया था येलो पूरा, अब आपको अंदर वाले क्यूब्स अंदर वाले पीसेस निकालने कि नहीं निकालने, क्योंकि जो पेंट ही नहीं हुए किसी भी फेस में वो हमेशा अंदर ही छुपे हुए होंगे, सराउंडेड होंगे बाकी सबसे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बाहर बाहर वाले पीसेस को आप हटा रहे हो, बाहर बाहर वाले पीसेस को आप हटा रहे हो। इट मींस जैसे कॉम्बिनेशन मेरा ये ABC वाला कॉम्बिनेशन मिल चुका है ना मुझे, तो आपके पास जो A है उसमें से आपने क्या किया -2 किया, मल्टीप्लाई B -2, नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल रहे हैं, ये भी नंबर ऑफ क्यूब्स का था, सॉरी ये भी नंबर ऑफ पीसेस या क्यूबॉइड बोल सकते हो, क्योंकि अलग अलग पीसेस में कट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये भी नंबर ऑफ पीसेस में ही कट हो रहा है कि कितने स्मॉलर पीसेस हैं, तो मल्टीप्लाई C -2 आपका यहाँ पे आएगा, राइट। क्यों, जैसे आपने देखा है जब हम इसमें यूज करते थे कि कोई ऐसे स्मॉलर नंबर ऑफ क्यूब, जब क्यूब में कटिंग होती थी, स्मॉलर नंबर ऑफ क्यूब्स जो आपके
कहीं पे भी पेंटेड ना हो, जीरो फेस पेंटेड हो, तो हम एक फॉर्मूला यूज कर देते हैं n-2 का क्यूब। तो ये क्यूब क्यों होता है, इसका मतलब n-2 n-2 n-2, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल होता था। अब यहाँ पे यही तो हमने किया है, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है अलग अलग साइड को, एंड -2 क्यों कर रहे हैं हम, मैंने जैसे आपको बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बाहर बाहर की परत है उसे हटानी पड़ेगी। सपोज जैसे टॉप और बॉटम की साइड से मैं ऊपर नीचे की, जैसे देखो अब मैं अंदर के क्यूब निकाल रही हूँ, तो मैं ऊपर और नीचे की परत हटा दूंगी या ऊपर और नीचे के क्यूब्स को एक्सक्लूड करूंगी, फिर फ्रंट और बिहाइंड वाले क्यूब्स को मैं एक्सक्लूड करूंगी, फिर आपके इस साइड वाले और इस साइड वाले क्यूब्स को मैं एक्सक्लूड करूंगी। 6 फेसेस होते हैं ना, तो 6 में से देखो 2 टॉप बॉटम वाले हो गए, 2 फ्रंट बिहाइंड वाले हो गए, 2 आपके लेफ्ट राइट साइड को हो गए, राइट। अब यहाँ पे हम इजीली इसकी वैल्यू को पुट करो, क्या था आपकी वैल्यू, ये कॉम्बिनेशन निकाला तो है, इसी कॉम्बिनेशन को रखेंगे ना, तो 4 5 3 60, चलो 4 - 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस, चलो 5 - 2 मल्टीप्लाई 3 - 2, कितना आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, इट इज 6। तो यही तो मेरा आंसर आ रहा है, ये हो गया कंफर्म। क्या हो गया, कंफर्म। तो ये हमने सेकंड वाला स्टेटमेंट निकाला है। क्लियर है, चलो। सो आई होप आपको थोड़ा बेसिक भी समझ में आया होगा, यहाँ पे बेसिक समझाना इंपॉर्टेंट था। अगर मैं क्यूब की बात करूं, अब जैसे वो जो बड़ा क्यूब था वो कट जब हुआ, ठीक है, इसको मैं अभी ऐसे बना रही हूँ रफ थोड़ा टाइप से, ठीक है। अब अगर ये क्यूब कट हुआ होगा तो देखो ये एक साइड मेरा यहाँ पे कट कितने लग रहे हैं, मेरे पास 3 4 और 2 कट लग रहे हैं, 9 कट्स लग रहे हैं टोटल, ठीक है। तो आपके पास यहां से 4 क्यूब निकल के आ गए, मान लो एक जगह से आपके 3 क्यूब्स, मतलब देखो 1 2 3 4, एक जगह से 5 क्यूब्स, 1 सेकेंड, ठीक है, यहां पे से 3 क्यूब निकल के आ गए आपके इस वाली डायरेक्शन 1 2 3 4, ऊपर की डायरेक्शन 1 2 3 4, ठीक है। यहां आपके 1 2 3 4 5 निकल के आ गए, हर एक डायरेक्शन में अलग अलग यहाँ पे जो पीसेस हैं वो निकल के आ रहे हैं आपके, ठीक है। चलो, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे समझा था, मैंने आपको ये फॉर्मूला के हिसाब से भी सिखा दी, फॉर्मूला नहीं, एक आपका बेसिक के हिसाब से। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो आपकी हल्का सा डिफिकल्ट टाइप, आप इसको कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसपे ज्यादा दिमाग वहां पे नहीं देना है, इससे अच्छा कुछ और आप क्वेश्चंस कर लो, ओके। बट फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसी टाइप का कुछ आए तो हम इसको कैसे टैकल करते हैं। कहा गया है, अगेन आपके पास 2 स्टेटमेंट दी गई हैं अलग अलग, और यहाँ पे ये डेटा सफिशिएंसी की टाइप में है, और ये ऐसे कोई किसी चैप्टर के अंदर लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें एक पेज रख देते हैं, चलो। इन अ फुटबॉल मैच टीम पी प्लेइंग अगेंस्ट क्यू, फुटबॉल मैच चल रहा है, ठीक है, फुटबॉल मैच चल रहा है और टीम पी प्लेइंग अगेंस्ट क्यू, मतलब पी और क्यू खेल रहे हैं, वाज बिहाइंड 3 गोल्स विद 10 मिनट्स रिमेनिंग, मतलब गेम चल ही रहा था, 10 मिनट बचे हैं, और पी इज बिहाइंड क्यू बाय 3 गोल्स। अब आपकी 2 स्टेटमेंट है और आपको इन 2 स्टेटमेंट से चेक करना है कि डज पी विन द मैच, पी ने गेम जीता या नहीं, ठीक है, पी ने गेम जीता या फिर नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले लेके चलो, अगर मैं इस स्टेटमेंट से कुछ समझू तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी निकल के आती है। सपोज क्यू आपका यहाँ पे 3 गोल बना चुका है, पी ने 0 गोल बनाया है, ऐसे करके स्टार्टिंग में क्या है, क्योंकि पी आपका स्टार्टिंग ही है, मतलब पी आपका 3 गोल पीछे है, तो सपोज क्यू ने 3 गोल बनाए हुए हैं और पी ने, इसका मतलब 0, तभी तो 3 गोल पीछे है। सपोज क्यू ने 4 गोल बनाए हैं तो पी ने आपका 1 गोल बनाया होगा और तभी 3 पीछे है। सपोज क्यू ने यहाँ पे 5 गोल बनाए हैं और तब पी ने 2 बना के रखे होंगे, तभी वो 3 गोल पीछे है। तो ऐसे करके सो ऑन पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। अब हम पहली स्टेटमेंट को चेक करेंगे, उसके बाद दूसरी को चेक करेंगे, फिर कंबाइन करेंगे, नहीं हुआ तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि टीम पी स्कोर्ड 4 गोल्स इन द लास्ट 10 मिनट्स। अब यहाँ पे टीम पी जो है उसने 4 गोल्स लगा दिए। क्या आपको यहाँ पे क्यू का गोल पता है? ये तो पॉसिबिलिटीज है ना,
अब हमें क्या पता कि पी ने जो 4 गोल्स लास्ट 10 मिनट्स में लगाए, हमें नहीं पता ना कि क्यू ने भी उन 10 मिनट में कुछ भी नहीं किया। क्या क्यू ने गोल नहीं किया? क्या हम कंफर्म है उसके लिए? नहीं। हो सकता है क्यू ने कुछ 1-2 गोल और मार दिए हो सकता है क्यू ने 1-2 गोल नहीं मारे होंगे, हो सकता है ना, क्योंकि फुटबॉल गेम चल रहा है। 10 मिनट जरूरी थोड़ी कि पी के लिए ही था, राइट? तो यह आपका नहीं आएगा यहाँ पे, फर्स्ट से तो आंसर नहीं आ रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट अगर देखें, क्यू स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 4 गोल्स इन द मैच, कि भाई अगर क्यू ने 4 ही गोल मारे हैं मैच में, तो हमें क्या पता पी ने लास्ट 10 मिनट्स में कुछ गोल किया भी या फिर नहीं। सपोज क्यू ने 4 ही गोल किए हैं बट लास्ट 10 मिनट्स में पी ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, पी ने 2 गोल मारे, यहाँ 1 गोल मारा, मुझे यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी। इतनी चीज तो मुझे पहले से पता है कि 3 गोल पीछे है, राइट? अब क्यू ने अगर एक पूरे मैच में तो 4 गोल किए हैं, तो ये वाला मेरे पास क्यू ने अगर 4 गोल किए हैं, तो हमारे पास ये चीज कंफर्म हो रही है कि ये ऐसा हो रहा है, राइट? ये तब है जब मुझे पी का कोई अता पता नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे पी ने कुछ और गोल भी मारे हों लास्ट 10 मिनट्स में, क्योंकि ये तो आपके इससे पहले की बात थी, विद 10 मिनट्स लेफ्ट कहा था उसने, तो ये 10 मिनट्स पहले की बात है, ठीक है? ये इनिशियल हमारी कंडीशन, इनिशियल सिचुएशन है। तो आपके पास टीम क्यू स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 4 गोल्स इन द मैच, तो ये वाला जो 4 गोल्स टोटल अगर उसने लगाए हैं, तो यहाँ पे ये वाला सिचुएशन आपका हो रहा है। और सपोज 10 मिनट से पहले अगर 3 पे ही क्यू हो और एक उसने एक्स्ट्रा और लगा दिया हो, तो हमें पी का क्या पता भाई, पी ने लास्ट 10 मिनट्स में कैसा परफॉर्म किया है, यहाँ पर वो चीज कंफर्म नहीं है, राइट? अच्छा किया है, 2 गोल मारे, 1 गोल मारे, उसका हमें कोई भी अता पता नहीं है, ठीक है? तो यहां से आपके पास यहां से भी आंसर नहीं आएगा। तो पहला दूसरा ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाता है कि वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन और इधर स्टेटमेंट अलोन से भी कैंसिल। अब हम दोनों के डेटा को ऐड कर लेते हैं। तो पहली सिचुएशन अभी भी यहीं पे है कि हमारे पास विद बिफोर 10 मिनट्स ये सिचुएशन लाई करती है। अब मैं दोनों के डेटा को ऐड करती हूँ, ये दोनों कहानियां आप मिला दो। अब कह रहा है कि पी ने 4 गोल मारे हैं और क्यू ने टोटल पूरे मैच में 4 ही गोल रखे हैं। तो अभी भी ये सिचुएशन बनती है कि सपोज क्यू ने यहां पर 3 गोल पहले से रखे हों, और मतलब ये 2 सिचुएशन हमारी यहां पे रह जाती हैं, ये वाली, ठीक है? अभी भी रह जाती है ना कि क्यू ने 4 मैक्सिमम मारे हैं, इससे ज्यादा तो आगे नहीं बढ़ सकता। ये है बिफोर 10 मिनट्स वाला, बिफोर 10 मिनट्स वाला। तो अगर क्यू ने 3 मार के रखे हैं, तो इसका मतलब लास्ट 10 मिनट्स में क्यू ने 1 गोल और मार दिया है, क्लियर? और पी पहले 0 पे था, पी पहले 0 पे था, और पी ने अगर 4 गोल मारे हैं इन द लास्ट 10 मिनट्स, तो यहां पे पी ने 4 गोल मार दिए हैं, 0 से लेकर सीधे 4 पे चला गया। तो पी अगर क्यू +1 करेंगे तो क्यू 4 हो जाएगा, और पी तो 4 है ही। तो यहाँ पे 4 और 4 से क्या हो रहा है, ड्रॉ हो गया मैच, हमें नहीं पता चला, राइट? अब नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे 4 है, अगर 4 है, इसको यहाँ पे ढंग से लिख लो थोड़ा। अगर यहाँ पे क्यू ने टोटल ही 4 मारे हैं, और लास्ट में यहाँ पे जब पहले से क्यू आपके पास 4 पे था, तो पी आपका 1 पे था, क्लियर? तो आपके पास क्यू जो है 4 पे ही रह गया, और पी आपका +1 हुआ, तो पी के पहले आपके 1 था, लास्ट में उसने 4 मारे, तो +5 हो गए, ठीक है? देखो पहली वाली सिचुएशन में दोबारा देख लेते हैं, ठीक है? मेरे पास पहली सिचुएशन है कि जब इनिशियल पे आपका क्यू 3 पे है और पी उस टाइम पे 4 पे है ना? क्यू आपका 3 पे है और पी उस टाइम पे 4 पे है, बिफोर 10 मिनट्स। अब इन 10 मिनट्स के बीच में क्यू ने टोटल 4 गोल किए हैं, तो यहां पे क्यू के 4 हो गए, ठीक है? और यहां पे क्यू ने 1 गोल किया है, कहा ना उसने कि टोटल 4 गोल होने चाहिए मैच के अंदर। तो क्यू ने लास्ट 10 मिनट्स में मान लो आपके यहाँ पे कितने गोल कर दिए, 1 गोल कर दिया। तो टोटल इसने क्यू ने 4 किए, पी ने भी 4 किए, तो ड्रॉ हो गया मैच। क्या हो गया? ड्रॉ। अब ये था एक पॉसिबिलिटी, केस 1।
अब यहाँ पे केस 2 लेके चलो, सिमिलरली केस 2 Q और P का ही चल रहा है ना। तो अब मेरे पास केस 2 हम 4 वाला लेके चलते हैं, 4 और यहाँ पे P पहले 1 पे है अभी 10 मिनट्स बिफोर, और Q आपका 4 पे ही है। अब लास्ट 10 मिनट्स में, लास्ट 10 मिनट्स में आपके पास Q तो टोटल 4 ही है, तो Q ने यहाँ पे 0 गोल किए हैं और P ने कितने गोल कर दिए, पूरे 4 गोल कर दिए, तो टोटल यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 5। तो इस सिचुएशन में P जीत रहा है। अब ऐसा नहीं कि जहां पे जीत रहा है उसी को कंसिडर कर लो और यहाँ पे आंसर कर दो, नहीं, यहां आपका P जीत रहा है, वहां आपका ड्रॉ हो रहा है, तो वी कैन नॉट आंसर करेक्टली डेफिनेटली कि P जीतेगा ही जीतेगा। तो यहाँ पे हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखो मल्टीपल अगेन ओपिनियन हो सकता है, बट यहाँ पे ये चीज सॉल्व हो चुकी है, आपके सामने सॉल्व हो चुकी है। वी हैव टू कंसिडर ऑल द केसेस हेयर, एंड अगर हम सारी चीजें को कंसिडर करें, इन दोनों केसेस को कंसिडर करें, तो ये आपका डी ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, अगेन यहाँ पे पहले हम लोग कंफर्म नहीं थे कि यहाँ पे ऑप्शन डी होता है ऑप्शन सी होता है, बट यहाँ पे दोनों को मिला के भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, ढंग से मैंने चेक कर लिया है, तो आपका डी ही ऑप्शन होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, एंड ये 13 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट आए हुए थे। तो 3 टीम है मेरे पास PQR, और ये भी थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़े क्या बहुत लॉजिकल है, और यहाँ पे भी ऐसा वाला टाइप का क्वेश्चन है कि वैसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको इसमें। ये तो फिर भी अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, फंसाने के लिए आप लोगों को। ये सोच के कि भाई रीजनिंग आसान है और ये क्वेश्चन आ गया वहां पे, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इन पे टाइम मत लगाइएगा अपना। PQR participated in a tournament in which the teams play with one another exactly once. हर एक टीम अब दूसरी टीम के साथ एक बार खेलती है, जैसे P Q के साथ खेलेगा एक बार, दूसरी बार R के साथ, ऐसे Q P के साथ खेलेगा, ऐसे R के साथ, तो कितने मैच हो जाएंगे? तो यहाँ पे आपके पास P से Q का मैच रहेगा, Q का R से मैच रहेगा और P का R से मैच रहेगा। हो गया हर एक टीम का एक मैच, 3 मैचेस हैं टोटल। और विन फैचेस, इसको देखो, एक विन जो है आपको 2 पॉइंट लेके देती है, एक ड्रॉ आपको 1 पॉइंट लेके देता है, और अगर आप लूज हो गए मतलब हार गए मैच में, तो आपको सिर्फ 0 पॉइंट मिलेंगे। क्लियर है? क्या है यहाँ पे देख लो, आप जीते हो 2 पॉइंट मिलेंगे, आप ड्रॉ किए हो तो दोनों टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा, आप हार गए हो तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ पे ईच टीम स्कोर्ड एग्जैक्टली 1 गोल इन द टूर्नामेंट। एग्जैक्टली 1 गोल का मतलब है यहाँ पे P ने भी 1 गोल मारा होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरी साइड। यहाँ पे पूरे मैच के अंदर P ने भी 1 गोल किया है, R ने भी 1 गोल किया है, हर किसी ने 1 गोल किया। अब वो हारे उस गोल की वजह से या जीते वो अब अलग बात है, ठीक है, 1 गोल किया है। तो तीनों ने एक ही गोल, एग्जैक्ट 1 गोल, इससे ज्यादा नहीं इससे कम गोल नहीं किया है पूरे टूर्नामेंट, मतलब इन तीनों मैचेस के अंदर ये तीनों मैचेस हुए हैं। अब आपके पास कहा है, अगर मैं देखें हम लास्ट में कि P ने कितने पॉइंट्स जीते हैं, P को मिले 3 पॉइंट्स, तो लास्ट में यहाँ पे है हमारे पास कि P के पॉइंट्स कितने हैं, 3 पॉइंट्स हैं टोटल। यहाँ पे Q के पॉइंट्स हैं 2 और यहाँ पे R के पॉइंट्स हैं 1। ठीक है, ये सारी सिचुएशन आपको पहले यहाँ पे दे रखी है। क्लियर? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को अब हमने चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये, बट हम आराम से समझेंगे इसको। मेरे पास ये 3 मैचेस हो रहे हैं, ये सिचुएशंस मेरे को दी गई है, ध्यान से देख लो इसको। P के 3 पॉइंट्स होंगे पूरे मैच के अंदर। अब वो किसी टीम के सामने, किसी टीम के अगेंस्ट हुए मुझे नहीं पता, क्योंकि भी आपके 2 पॉइंट्स है, R के भी 1 पॉइंट है। अब यहाँ पे हम आगे लेके चलते हैं, मैं इसको दूसरे पेज में ढंग से सॉल्व करती हूँ। एक बार चलो कुछ पॉइंट्स यहीं पे लिख लेते हैं। P 3 पॉइंट्स है हमारा, ठीक है, P आपका 3 पॉइंट्स है। तो आपके पास P के 3 पॉइंट कैसे बन सकते हैं? 1 विन और 1 लॉस से,
सॉरी एक लॉस नहीं, एक ड्रॉ से बनेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक विन उसको फेच करेगा 2 पॉइंट और एक ड्रॉ उसको फेच करेगा कितने पॉइंट्स? उसको 1 पॉइंट, तो टोटल 3 पॉइंट बन गए। यही एक हमारे पास वो है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 ही मैच उसके होंगे ना, एक बार क्यू के साथ होगा, एक बार आर के साथ होगा, इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं। एक बार उसने विन किया एक मैच में, एक बार ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आर का क्या होगा? देखो 1 पॉइंट है, ओनली 1 पॉइंट, तो एक मैच तो उसने लॉस किया होगा, लूज किया होगा किसी से भी, एंड एक मैच उसका ड्रॉ रहा होगा किसी से जिससे उसको 1 पॉइंट फेच हुआ है। क्यू का क्या रहा होगा? देखो क्यू का एक विन हो सकता है, कंप्लीटली विन जिसको 2 पॉइंट देगा, और एक कंप्लीटली आपका लॉस हो सकता है। तभी एक विन और एक लॉस होगा, है ना? एक विन और एक लॉस हुआ होगा तभी जाके आगे ऐसे बढ़ा होगा। इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख लेती हूँ, है ना? तभी जाके उसको सिर्फ 2 पॉइंट मिले। यहाँ पे क्यू के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक और यहाँ पे आ सकता है क्यू के लिए ही, कि क्यू ने कहां पे लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको मैं हटा रही हूं, ठीक है? क्यू के लिए ही यहाँ पे एक और आपका केस बनेगा कि जरूरी नहीं उसने एक बार विन और एक बार लूज किया होगा, वो दोनों बार ड्रॉ भी तो ले सकता है। दोनों मैचेस उसके ड्रॉ भी तो हो सकते हैं, एक ड्रॉ और दूसरा भी ड्रॉ उसका हो गया, तो उसको क्या मिल गया? उसको 2 केसेस यहाँ पे मिल गए। क्लियर है? अब यही आपका आगे चलेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको ढंग से। अब आपको पता है कि यहाँ पे मैच क्या हुआ है, एक बार पी और क्यू के साथ हुआ है, एक बार क्यू और आर के साथ हुआ है, और एक बार पी और आर के साथ हुआ है। क्लियर है? चलो अब गोल्स पे बात करेंगे और लूज एंड विन पे बात करेंगे। क्लियर? सो क्योंकि 2-2 सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से भी हमको यहाँ पे आगे चलना पड़ेगा। ओके? अब सपोज पी और क्यू का जो मैच हुआ है, क्योंकि आपका पी का क्या था? एक ही केस था, पी के पास एक ही केस है, एक विन और एक ड्रॉ, सिंपल। अगर उसका पी और क्यू का एक विन और एक ड्रॉ होता है, तो अगर इसका क्यू के साथ ड्रॉ रहा, सपोज पी और क्यू का मैच ड्रॉ हो गया और जिसमें पी को 1 पॉइंट मिल गया, क्यू को 1 पॉइंट मिल गया, पी और क्यू का मैच ड्रॉ हो गया। यहां पे पी और क्यू का मैच ड्रॉ होगा और आपके पास पी और क्यू ने दोनों ने 0-0 गोल किए होंगे, क्योंकि अगर पी का क्यू वाला मैच ड्रॉ रहा है तो पी के आर वाला मैच, इसमें पी विन किया होगा और आर लॉस किया होगा। यही हो सकता है, क्योंकि पी के पास 2 ही चांस है, एक बार विन करना और एक बार ड्रॉ करना। तो अगर वो पी के साथ क्यू के साथ ड्रॉ हुआ है तो वो इसके साथ विन करेगा। सपोज उसका क्यू के साथ वाला जो मैच हुआ था वो विन ही हुआ था, क्योंकि पी के 2 ही कंडीशन है, एक बार विन एक बार ड्रॉ। तो क्यू के साथ उसका ड्रॉ ना होकर क्या हुआ? पी यहां पे विन किया और यहां पे क्यू लॉस किया। अगर अब आप बताओ कि जहां पे वो लॉस करेगा, सॉरी जहां पे पी विन करेगा वहां पे वो 0 गोल करेगा क्या? एक गोल तो करेगा ही करेगा ना, एक गोल तो करेगा ही करेगा। अगर 0 कर देगा, सामने वाला भी 0 कर देगा, तो मैच तो ड्रॉ हो गया, ये तो लॉस हुआ ही नहीं किसी का भी। तो यहां पे इस मैच के अंदर, पी और क्यू का हम 0 बोल सकते हैं, पर इस मैच के अंदर पी को 1 गोल करना पड़ेगा, ठीक है? और क्यू ने 0 गोल किए हैं, तभी तो मैच आपका क्यू हारेगा ना। ठीक है, तो मैं यहां पे गोल लिख देती हूं। क्लियर? अब अगर क्योंकि पी यहां पे 1 गोल, मान लो मैं कहूंगी, अगर मान लो ड्रॉ हुआ, आप कहना चाहते हो कि मैम 0 ही क्यों करेगा, ड्रॉ में तो 1 भी कर सकता है ना। तो पी आप मान लो 1 करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्यू भी 1 ही करेगा, 2 गोल हो गए इन दोनों के। तो पी जहां पे विन करेगा तो भाई वो कहां से लेके आएगा एक एक्स्ट्रा गोल? उसने तो पूरे टूर्नामेंट में एक ही गोल किया है, तो यहाँ तो उसको एक गोल करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम 1 गोल मान ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। इसलिए जहां पे पी जो है वो जीता है, वहीं पे वो 1 गोल करता है, ठीक है? और उसी जगह पे जहां पे आर हारा है वहां पे वो 0 गोल करता है। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, समझ गए आप लोग?
अब अगर Q ने P के साथ 0 गोल किया है तो ऑब्वियसली वो R के साथ 1 गोल करेगा। तो R के साथ उसका 1 गोल तो हुआ ही, Q ने 1 गोल तो किया ही होगा। और R ने अगर यहां पे P का Q के साथ ड्रॉ हुआ है, P का Q के साथ ड्रॉ वाला कौन सा सिचुएशन है, ये वाला, तो दूसरा भी ड्रॉ ही रहा होगा क्योंकि तो Q का R के साथ भी ड्रॉ ही रहा है मैच, राइट। और यहां पे आपको पता है दोनों का अगर ड्रॉ रहा होगा तो QR भी 1 गोल करेगा ही करेगा। क्यों? याद रखो हर एक टीम जो है एक टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में 1 गोल करती है सिर्फ। तो आपका जो Q, देखो Q के 2 मैचेस हुए, एक में तो उसने 0 गोल किया, तो एक कहीं ना कहीं तो करेगा ही ना, वो तो यहाँ पे करेगा। तो R का भी 1 गोल हो गया। यहाँ पे R के कितने गोल हो रहे हैं? 0, यहाँ पे P का 1। तो पूरे टूर्नामेंट में P ने यहाँ पे 1 गोल बनाया, R ने यहाँ पे 1 गोल बनाया, Q ने यहाँ पे 1 गोल बनाया। क्लियर है? चलो, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी चीज को हम दूसरे में चेक करते हैं। हमारे यहां से तो निकल चुका है क्योंकि हमारे 2 अलग अलग पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। केस नंबर 2 बन रहा है यहाँ पे और केस नंबर 1 यहाँ बन रहा है। क्लियर? ओके, अब यहां पे आपको क्या है, P और Q का है और Q और R का। अगेन P अगर एक मैच विन हो चुका है, यहाँ पे दूसरा वाला मैच ये P का ड्रॉ होगा, फिर इसके साथ ड्रॉ होगा, राइट। तो P जहां पे जीतेगा वहां पे 1 गोल तो बनाएगा ही। तो यहां पे P का 0 ही गोल रहेगा और R का भी 0 ही गोल रहेगा, तभी तो ड्रॉ होगा, क्योंकि एक टूर्नामेंट का 1 गोल वो यहां बना चुका है। अब Q और R का जो है, Q और R का जो है, तो आपके पास यहां Q लूज कर चुका है एक बार। देखो यहां Q एक बार लूज कर चुका है, तो कौन सी सिचुएशन आएगी? ये वाली। जब पहले Q ड्रॉ कर रहा था तो ये वाली सिचुएशन आ गई, और अब Q लूज कर रहा है तो हमारे पास ये वाला आ गया कि यहाँ पे Q एक बार लूज है तो एक बार विन जरूर करेगा। तो यहाँ पे आपको Q को विन कराने पड़ेगा, क्योंकि उसके जो पॉइंट्स हैं वो जस्टिफाई नहीं होंगे वरना। तो Q हो गया यहाँ पे R और यहाँ पे हो गया R लॉस। अब Q अगर विन करता है तो 1 गोल उसको बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो Q के लिए तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि एक टूर्नामेंट का 1 गोल वो बना चुका है, पर R तो फिर 0 ही बनाएगा ना, तभी तो वो हारेगा। अब आपको पता है कि हर एक टीम एक टूर्नामेंट में 1 गोल तो बनाएगी। यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों केसेस में ध्यान से देखो, आर मेकिंग 0 गोल्स विच इज रॉन्ग। क्या कर रहा है? विच इज रॉन्ग, मतलब ये आपकी पॉइंट को सेटिस्फाई, विच इज इनवैलिड नहीं कर रहा है, तो इनवैलिड हो गया ये पॉइंट। तो यहां पे जो हमने केस 2 कंसिडर करके किया था कि उसका Q वाले के साथ, P का Q के साथ जो विन और लॉस वाला गेम है वो गलत है। ये वाला पॉइंट आपका सबसे सही है, जिसमें आपके Q के दोनों ही क्या हैं? ड्रॉ हुए हैं, 1 ड्रॉ एंड 1 ड्रॉ। यहां पे हमने क्या मान के चला था? Q का 1 लॉस हुआ है और 1 यहाँ पे विन हुआ है। ठीक है, ये वाला आपका गलत हुआ है। ठीक है, अब आप बताओ, ये पूरा मैच है, तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट, अब हम थोड़ा रिलेट कर पाओगे आप यहाँ पे से कि द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन P एंड Q इज ड्रॉ विद द स्कोर 0-0। यस, तो अब देखो P और Q का जो मैच था ड्रॉ था विद द स्कोर ऑफ 0-0 गोल्स। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय R अगेंस्ट Q, R के अगेंस्ट Q कितने गोल हैं? 1। तो R और Q का जो मैच था, यहाँ पे देखो R और Q का जो मैच था, इसमें R ने 1 गोल मारा था ना, हारा हुआ अलग बात है, ड्रॉ हुआ अलग बात है, पर उसने 1 गोल यहाँ पे किया है, ये भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन था, पूरे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया अच्छे से, बिल्कुल एक्सप्लेन करके। देखो अगर हम इसको फास्ट करते तो फास्ट तो सॉल्व हो जाता, बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। ये सारे उन स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा जो नेक्स्ट ईयर भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स को चेक करने में यहाँ पे आसानी होगी जिनका आप यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना चाह रहे हो। एक आंसर मैंने आपको कहा था, दो चीज़ें हो सकती हैं, वी कैन हैव 2 ओपिनियंस हेयर। तो यहाँ पे आप मुझे ज़रूर बताइएगा उसका आंसर आपने क्या किया है। लेट्स सी कि क्या यहाँ पे सही आता है लास्ट में, ठीक है, जब आपके यूपीएससी के रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आई होप आप ये एक्सप्लेनेशन का यूज करेंगे अपनी तैयारी में, राइट। और सारे जो है आपकी एक्सप्लेनेशन है
इसमें काफी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया डुएबल क्वेश्चंस थे 8 से 9, बट यहाँ पे अगर मैं इजी बोलूँ 5 से 6 आपके बहुत इजी क्वेश्चन थे, वो वन गो में आपके हो जा रहे थे, डायरेक्टली चैप्टर्स के अंदर थे। जैसे क्यूब एंड क्यूबाइट का थोड़ा कंफ्यूजिंग था तो वो छोड़ सकते हो, इनइक्वालिटी का थोड़ा कंफ्यूजिंग था तो वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि हमने मान लो नहीं पढ़ा, पर उसके अलावा 5-6 क्वेश्चन अभी भी ऐसे रह जाते हैं कि जो आराम से हमसे सॉल्व हो जाए, 13 में से 5 से 6 क्वेश्चन, राइट। चलिए, सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एंड नाउ जो भी स्टूडेंट ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो स्टक हैं, कहाँ से प्रिपेयर करें, सोर्स नहीं मिल रहा है, राइट, कैसे प्रिपेयर करें, कोई ढंग से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। सो इफ यू आर समवन हु वांट्स अ सोर्स, राइट सोर्स फॉर योर प्रिपरेशन, तो आई विल टेल यू अबाउट अ सोर्स विच इज यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स, राइट। ये आपका मास्टर कोर्स है जो आपके जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल होगा। एक बार आप इसको जरूर कंसिडर करिए, डेमो लेक्चर्स लगाइए, तब अपने हिसाब से आप यहाँ पे जो आपका डिसीजन है वो ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको कोर्स बता देती हूँ, आप वेबसाइट पे विजिट करोगे, आपको यहाँ पे कोर्सेज पे देखोगे, देन आपको सीसेट कोर्सेज देखना है, ठीक है। तो सीसेट कोर्सेज आप देखोगे ऐसे करके, एंड देन आपका ये पेज ओपन होगा, आपको नीचे जाना है, ये आपका यहाँ पे मास्टर कोर्स है, ठीक है। ये जो मास्टर कोर्स है आपके इसमें आपकी लाइव क्लासेस इंक्लूड होती हैं जो आपकी एग्जाम से पहले होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस तो हैं ही, रिकॉर्डेड भी हैं, जिसमें आपके जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का पार्ट बिल्कुल बेसिक से कवर किया गया है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, बहुत वीक हैं मैथ्स में, तो आप चीज़ों को बहुत स्टेप वाइज सीख सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। स्मूथली आपका जो सीसेट वाला जो आपकी जर्नी है वो आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपके यहाँ पे जो ये मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं, आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं इसके अंदर, हर एक चैप्टर का एक टेस्ट होगा आपके पास। यहाँ पे फुल फिर मॉक टेस्ट भी हैं, और साथ में बाद में आपका यहाँ पे एक मेंटर टॉक सेशन भी लिया जाता है जो वीकली बेसिस पे होता है, जिसमें आप आपके जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द जो भी स्ट्रेटेजी से लेकर आपको कोर्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप डायरेक्टली हमसे बोल सकते हैं, आपके जो क्वेरी है आपकी लाइव रिजॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपने कोर्स की वैलिडिटी कभी तक के लिए भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप बाय नाउ पे जाके इसको एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसी मास्टर कोर्स की कुछ अगर डेमो लेसन्स देखना है यहाँ पे कैसे डिलीवरेबल्स मिले हुए हैं, तो आप इसमें डेमो लेसन्स लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है ये, आप देख सकते हैं, इसमें जाके यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं, ओके। चलिए, सो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको ये रेजोनेट करेगा और आपको लगेगा कि अगर आपके लिए हेल्पफुल है, सो यू विल डिसाइड व्हाट इज करेक्ट फॉर यू, ओके। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप जिन्होंने भी इस बार एग्जाम लिया है उनका अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। चलिए।